दोस्तों, बादलों की तेज कड़कड़ाहट, आंधी तूफान और बिजली का गिरना किसी दहशत से कम नहीं है। बरसात के मौसम के दौरान अक्सर बादलों में बिजली चमकती है और कई बार तो जमीन पर भी गिर जाती है, जो कि काफी नुकसानदायक होता है। ऐसे में हम इंसान जैसे तैसे अपना बचाव कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली गिरने पर मासूम जानवरों का क्या हाल होता होगा? जानवर बिजली का सामना कैसे करते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे बचते हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि बादलों से बिजली क्यों और कैसे गिरती है। एलिफेंट। दोस्तों, आमतौर पर हाथी बेमतलब किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि हाथी जबरदस्ती खेतों में घुस जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जानवरों से निपटने के लिए लोग अब अपने खेतों के चारों ओर बिजली के तारों से बाड़ बनाने लगे हैं, जिन्हें इलेक्ट्रिक फैंस कहते हैं। लेकिन हाथी बड़े शातिर होते हैं। इन्होंने इस मुसीबत से निपटने का रास्ता खोज लिए है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि स्मार्ट एलिफेंट ने जब बिजली से बनी बाड़ को देखा तो उसने इसका हल खोजने में जरा सी भी देर नहीं लगाई। पहले तो ये तारों को बार बार टच करके ये देखते हैं कि बिजली का झटका कितना तेज है। इसके बाद हाथी अपने सूंड की मदद से बाड़ के खंबे को ही नीचे गिरा देता है। इस तरह हाथी का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। हालांकि इस दौरान हाथी को बिजली का हल्का सा झटका लगता है, लेकिन हाथी के शरीर पर इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। ये देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि जहां बाकी के जानवर जल्दी बिजली की चपेट में आ जाते हैं, तो फिर हाथी कैसे बच गया? तो दोस्तों, आपको बता दें कि बिजली की ये बाढ़ें ज्यादा वोल्टेज की नहीं होती। सिर्फ जानवरों को डराने के लिए ये तारे लगाए जाते हैं। बात करें हाथी की, तो इनकी स्किन काफी मोटी और सख्त होती है। इसके अलावा हाथी की संवेदनशीलता अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होती है। भारी वजन को झेलने के लिए हाथी के पैर बेहद मजबूत होते हैं। इसलिए जब इनको इस तरह के बिजली वाले बाड़े पार करने होते हैं, तो ये अपने पैरों की मदद से चेक करते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि जब हाथी को इन तारों की लो वोल्टेज का पता चल जाता है, तो इलेक्ट्रिक फेंस को या तो खराब करते हैं या तो तोड़ देते हैं। वैसे भी इतने विशालकाय हाथी के लिए बिजली का हल्का सा झटका कोई मायने नहीं रखता। जंगल में रहने वाले हाथी भली भांति जान गए हैं कि इस तरह की मुसीबतों से कैसे निपटा जाए। हालांकि हाथी के पास बिजली से बचने के लिए की वास्तविक प्रतिबोध नहीं होता है। कुछ लोग अवैध तरीके से हाई वोल्टेज फैंस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हाथी भी बच नहीं पाते और उनकी मौत हो जाती है। कई बार हाथी अपने दांतों से भी इस तरह की मुसीबत से निपट जाते हैं। तो दोस्तों, सोचिए जब उस वक्त क्या होता होगा जब बादलों से बिजली सीधे जमीन पर गिरती है। ऐसी स्थिति में हाथी अपने पैरों को फैलाकर जमीन पर लेट जाते हैं। लेकिन दूसरे जानवर इस स्थिति में क्या करते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, जीव वैज्ञानिक नील स्मिथ नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज में एक झुंड पर जांच कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक बाइसेल देखा जो झुंड से दूर खड़ा था। वैज्ञानिकों ने पाया कि बादलों से बिजली गिरने से बाइसेल पर काफी बुरा असर देखने को मिला है। उसके शरीर का एक हिस्सा बुरी तरह से जल गया था। दरअसल इसके कुबड़ पर बिजली गिर गई थी, साथ ही इसके पैरों पर भी। आपको बता दें कि इस दुखद घटना के वक्त बैसेल लेटा हुआ था। इसका नाम स्परी था, जिसने इतना बड़े हादसे के बाद भी काफी समय तक सरवाइव किया। बैसेल से याद आया कि कई बार लोग बैसेल को गलती से बफलो समझ लेते हैं। अगर आप भी इसके बारे में कम जानते हैं, तो हम आपको बता दें कि बाइसेल मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में पाए जाते हैं। ये जानवर ठंडे स्थानों पर रहने के लिए अनुकूलित है, जिसके लिए इनके पास झबरालू बालों वाला कोट होता है, जिसे ये गर्मी के मौसम में शीट कर देते हैं। बाइसेल को ध्यान से देखें तो इनका सिर बढ़ा और कंधे पर बढ़ा कुबड़ होता है, जिससे उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब मुद्दे पर वापस आते हैं। वैसे देखा गया है कि जब बाइसेल पर बिजली गिरती है तो वो इस झटके को झेल जाते हैं। इस दौरान उनके बाल पूरी तरह से झड़ जाते हैं या गायब हो जाते हैं। लेकिन कई बार इतनी जोर से बिजली गिरती है कि जानवर की सीधे मौत हो सकती है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, जिसे हम आपको दूसरे जानवरों के मदद से समझने की कोशिश करेंगे। मूस। दोस्तों, इस मूस को देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस पर कितनी तेजी से बिजली गिरी होगी। आपको बता दें कि ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है, इसे सिर्फ कुछ महीने पहले ही लिया गया था। अगर आप मूस नाम के इस जानवर को नहीं जानते, तो चलिए हम इसके बारे कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, मूस कोई और नहीं बल्कि ये हिरणों की सबसे बड़ी और भारी प्रजाति है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनके असामान्य रूप से बड़े सिंग, जिन्हें एंटलर्स कहते हैं। केवल नर मूस के पास ही एंटलर्स होते हैं और ये हर साल अपने सिंगों को शट कर देते हैं। मूस आमतौर पर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और रूस के पूरे उत्तरी जंगलों
में पाए जाते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस मुद्दे पर गौर किए तो ये बात एकदम साफ है कि इंसानों की तुलना में बिजली जानवरों के लिए ज्यादा घटक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका संबंध आंखों की संख्या से है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि आकाश से बिजली कैसे काम करती है और ये आसमान से जमीन पर क्यों गिरती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर बरसात और आंधी तूफान के वक्त बिजली कड़कने या गिरने के सबसे ज्यादा मामले आते हैं। जब बादल आपस में टकराते हैं तब बादलों के बीच में घर्षण होता है, जिस वजह से उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिक कहते हैं, जिसके बाद पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को खोजने के लिए नीचे चला आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पॉजिटिव चार्ज का एक भंडार है, जिस वजह से बादल और जमीन के बीच में पोटेंशियल डिफेंस तैयार हो जाता है और बिजली का प्रवाह आसमान से जमीन की ओर होने लगता है। पेड़ों की बात करें तो इनमें नमी होती है और बारिश के दौरान पेड़ गीले भी होते हैं, इसलिए वो चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए अक्सर बिजली पेड़ों पर ही गिरती है। इसलिए जब भी बिजली चमके तो पेड़ों के आसपास नहीं आना चाहिए, वरना भाई हमारा खेल खत्म हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आसमानी बिजली में लगभग 10 करोड़ वोल्टेज होता है। इसमें 10,000 एम्पियर की धारा होती है और इसका तापमान 27,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सिर्फ 5 सेकंड तक ही होता है। अब एक बात यह है कि बदलों में बिजली चमकने पर तेज कड़कड़ाहट की आवाज क्यों आती है। दोस्तों इस तरह बदलों में बिजली पैदा होने के बाद बदलों के बीच जो जगह होती है वहां बिजली की धारा बहने लगती है। इससे भारी पैमाने पर चमक पैदा होती है। जैसा कि बिजली की धारा बहने लगती है, लिहाजा बड़े पैमाने पर गर्मी भी पैदा होती है। इससे वायु फैलती है और करोड़ों कण आपस में टकराने लगते हैं, जिससे तेज गर्जन की आवाज जनरेट होती है। इस दौरान एक और मजेदार चीज देखने को मिलती है, क्योंकि जब आसमान से बिजली गिरती है तो वो हमें पहले ही दिख जाती है, जिसकी आवाज जो है वो बाद में आती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि लाइट की स्पीड है वो साउंड के स्पीड से ज्यादा होती है, यानी कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तो वही ध्वनि की गति केवल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। इंसानों की तुलना में बिजली जानवरों के लिए क्यों खतरनाक होती है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि इसका सीधा सा संबंध शरीर के अंगों से है। आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान जमीन पर खड़ा होता है तो सिर्फ 2 पॉइंट जमीन से जुड़ा होता है। वो पॉइंट मनुष्य के पैर है। जहाँ किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो एक पर से फ्लो करता है और दूसरे पैर से निकाल जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान जानवरों की अपेक्षा इंसानों पर बिजली का झटका काम लगता है। वही अगर जानवरों की बात करें तो जमीन से उनके चारों पॉइंट कांटेक्ट में आते हैं। जब बिजली कड़कती है तो वो बाहर और इधर उधर फ्लो होने का रास्ता खोजती है। पहले बिजली एक पर से दूसरे पैर पर फ्लो होती है और दूसरे पैर से होते हुए अगले पैर पर चढ़ती है। बिजली का झटका लगने पर जानवर लड़खड़ाने लगते हैं और गिर भी जाते हैं। चलिए अब इसे ऑफिशियल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जब बिजली किसी इंसान पर गिरती है तो संभावना है कि बिजली गिरने पर चार्ज महत्वपूर्ण उनको नुकसान पहुंचाए बिना पहले पैर से दूसरे पैर से होते हुए निकल जाए। लेकिन जब ये चार्ज जानवरों के पैर या घुरों पर अटैक करता है तो ये उनके शरीर से महत्वपूर्ण होते हुए पिछले पैरों से फ्लो करते हुए निकलता है। इसीलिए जानवरों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है और कई बार ऐसी स्थिति पैदा होती है कि जानवरों की मृत्यु तक हो जाती है। दोस्तों ये तो रही जमीन पर रहने वाले जानवरों की बात। हम आपको बताते हैं कि पानी में रहने वाले जानवरों को लाइटिंग स्ट्राइक कैसे प्रभावित करती है। फिश, जब बिजली पानी पर गिरती है तो इलेक्ट्रिक चार्ज पानी में गहराई तक प्रवेश नहीं करता, बल्कि यह सतह पर क्षैतिज रूप से फैल जाता है। ये चार्ज बिजली के वोल्ट के शक्ति के आधार पर कम से कम 10 मीटर या 100 मीटर या फिर उससे ज्यादातर यात्रा कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जमीन के मुकाबले समुद्र में बिजली गिरने की संभावना काफी ज्यादा होती है, लेकिन जब गिरती है तो पानी के ऊपर फैल जाती है, जो एक संवाहक के रूप में काम करती है या आसपास मौजूद नाव या सतह के पास मौजूद मछलियों से टकरा सकती है। वैसे भी अधिकांश मछली सतह के नीचे तैरती है और इसलिए वो बिजली के चार्ज से अप्रभावित रहती है। इसी तरह व्हेल, जोलफिश और समुद्री कछुए भी लाइटिंग स्ट्राइक से बचने के लिए समुद्र के गहराई में चले जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आम मछलियों के अलावा समुद्र में कुछ ऐसी मछलियां भी रहती हैं जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के प्रति इम्यूनाइज्ड है, यानी कि उन पर बिजली के झटके का कोई भी असर नहीं होता। ऐसी ही एक
मछली है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कैटफिश। दरअसल दोस्तों, इस मछली में बिजली उत्पन्न करने की क्षमता होती है जो अपने विद्युत दम से 350 वॉट तक का झटका दे देती है। यहाँ तक कि अगर इन मछलियों को कोई इलेक्ट्रिक शॉक देता है तब भी इन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। ये मछली आराम से तैरती रहती है। आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि जो जीव जंतु कोविंक रहते वो लाइटिंग स्ट्राइक से कैसे निपटते होंगे। तो चलिए लगे हाथ में आपको बता देता हूँ। रैट्स। एक बार की बात है, आकाश से बिजली गिरने से ऑन द स्पॉट 300 चूहे मारे गए थे। जहाँ पे स्ट्राइक हुई थी वहाँ से ये लगभग 160 से 260 फीट थे। शायद बिजली इससे भी नीचे जा सकती थी, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, आप कुछ साइंटिस्ट की मदद से जान सकते हैं। ये सब मिट्टी की नमी, बिजली ताकत और अन्य कई कारकों पर निर्भर करता है। इसलिए चूहे या भूमिगत दिलों में रहने वाले जीवों के पास केवल यही समाधान है कि वो जल्दी से नीचे की तरफ चले जाएं, जैसी मछली नीचे की ओर तैरती है। अब तो आप जान गए होंगे दोस्तों कि बिजली के हमले जानवर खुद को कैसे बचाते हैं और लाइटिंग स्ट्राइक किस तरह से काम करती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। और आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स मौजूद है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।